थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इससे भी हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले द रिएक्शंस इन विच an element or radical of one compound is replaced by another element or radical is called displacement reactions. It is also called simple displacement reactions. Okay, so both are same. The reactions in which an element or radical of one compound, मतलब किसी एक कंपाउंड का एलिमेंट या रेडिकल किसी दूसरे एलिमेंट या रेडिकल से रिप्लेस हो जाएगा अगर, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, A प्लस BC इज इक्वल टू AC प्लस B। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर A ने इस B को रिप्लेस कर दिया है, तभी ना A जो है B की जगह पर आ गया, ये AC बन गया और B जो है अलग हो गया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उनको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप पैसेंजर बैठे हुए हैं बस में, कोई एक पैसेंजर जो है उसके स्टॉप पर अगले स्टॉप पे उसको उतरना है, वो खड़ा हो गया, अगला जाकर के उसके सीट पर बैठ गया, तो क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो उसी तरह के अगर प्रोसेस अगर हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेस कर रहा है एक एलिमेंट या रेडिकल किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट या रेडिकल को रिप्लेस कर दे रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एक बहुत फेमस रिएक्शन है आयरन नेल्स व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आयरन नेल ग्रे कलर का होता है, आप देखिए ही है। कुछ समय तक अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को रख दिया जाए तो क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लू कलर जो है वो फेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बन जाता है FeSO4, जो लाइट ग्रीन या कलरलेस होता है। समझिए, मान सकते हैं आप कि कलरलेस होता है। तो ये ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। तो धीरे धीरे जब कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में बदलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा, उसकी जो डीपनेस है वो लाइट होने लगेगी। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स एंड सम रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स गेट कलेक्टेड इन द वेसल। ये जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आप जानते हैं कॉपर मेटल, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है वो तो आपने देखा ही होगा, वो कॉपर ही होता है जनरली, जो वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो उसी वेसल में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है ना, और ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा। यही इसकी रिजल्ट होती है। ठीक है, सेम रिएक्शन जिंक के साथ भी हो जाता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस वाटर में उसका सॉल्यूशन है, इनको हम सॉलिड लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, जब स्टेट लिख ही रहे हैं तो सबका लिख दिया जाए, ये एक्वस हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम रिएक्शन है, वैसे ही है। यहाँ पर जिंक इसको रिप्लेस कर देगा कॉपर को, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस
Cu। ठीक है, एक जैसा रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसी तरह से है जिंक प्लस H2SO4। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही रिएक्शन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, तो क्या होता है, ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन है Pb यानी लेड प्लस CuCl2 गिव्स, ये लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बन जाता है PbCl2 प्लस Cu। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है ना। CuHgAgAuPt। अब इसमें जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि कॉपर नीचे है इस सीरीज में। उसी तरह से आप जिंक को देखें, जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन उल्टा अगर रिएक्शन लिखा जाए कि कॉपर, ये अगर रिएक्शन लिख दिया जाए कि कॉपर को अगर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो हमको लिखना चाहिए नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के नीचे है। कॉपर यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल बहुत सारे डिटेल रिएक्शंस के नहीं जानने, आपको कैटेगराइज करने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कि ए जो है बी को डिस्प्लेस कर रहा है, वैसा ही चीज़ हर रिएक्शन में हो रहा है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डिफिनीशन जानना है, कुछ एग्जाम्पल जानने हैं, और कोई रिएक्शन दिया जाए तो उसको आपको कैटेगराइज करने आना चाहिए कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इतना ही आपका छोटा सा एम है इस चैप्टर को पढ़ने का। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा फोर्थ टाइप है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। फोर्थ टाइप डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड होंगे और दोनों आपस में एक दूसरे के एलिमेंट या रेडिकल को डिस्प्लेस करेंगे, यानी म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शंस इन विच two substances are both decomposed by mutual exchange of elements or radicals are called double decomposition reactions। ठीक है, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड हैं और दोनों आपस में एलिमेंट्स या रेडिकल्स का एक्सचेंज करके नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इनको भी हम लोग एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, कैसे कर सकते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स, देखिए अब समझिए यहाँ पे ये ए जो है सी को डिस्प्लेस किया और सी जो है इस ए के जगह पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी प्लस ए डी।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक कंपाउंड में दूसरा एलिमेंट जाकर के डिस्प्लेस कर रहा है, इसकी जगह पर दोनों ही कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं या रेडिकल्स हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, यानी आपस में फेरबदल हो रहा है एलिमेंट्स का या रेडिकल्स का, जिससे नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। CB देखिए ये डिफरेंट कंपाउंड है, AD जो है ये भी डिफरेंट कंपाउंड है, तो ये चारों अलग अलग कंपाउंड हो गए, रिएक्टेंट अलग थे, प्रोडक्ट अलग बन गए। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन इसका भी है इसका भी है। क्या बनता है, बहुत आसान है, देखिए Ag चला जाएगा Na की जगह पर, Na आ जाएगा Ag की जगह पर, तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा AgCl, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनसॉल्युबल होता है इसीलिए वो ऊपर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस NaNO3 ये सॉल्युबल रहेगा। ठीक है ना, पहला रिएक्शन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट। चूंकि मैं आपको रेडिकल्स के बारे में बता चुका हूँ, वैलेंसी के बारे में बता चुका हूँ, केमिकल फार्मूला के बारे में बता चुका हूँ, तो आप नाम लिखना भी सीख गए होंगे कि कैसे नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर सिल्वर है और ये नाइट्रेट रेडिकल है, तो क्या नाम होगा, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बना है, इसीलिए नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और एग्जांपल्स हम लोग देखें इसका, KNO3 दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। देखिए ये सारे रिएक्शंस लिखने का तरीका भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट में 2 आयन है, कौन कौन है, K प्लस और NO3 माइनस, और सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा H प्लस आयन बनाएगा और HSO4 माइनस बनाएगा, यह आपका बाइसल्फेट आयन है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा HNO3 प्लस KHSO4। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, पोटेशियम आ गया है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है, KHSO4, और यहाँ K की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी इन दोनों में आपस में हाइड्रोजन की जगह पर पोटेशियम चल गया है और पोटेशियम की जगह पर हाइड्रोजन आ गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ भाई, थोड़ा जगह नहीं है वहाँ पे, है ना। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2। अब आपको वैलेंसी अगर क्लियर होगा तो देखिए यहाँ पर 2 सोडियम आयन बन रहे हैं, Na प्लस 2 ठो बन रहा है और एक सल्फेट आयन बन रहा है SO4 2 माइनस। यहाँ क्या बन रहा है, बेरियम आयन है जिसपे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड आयन 2 ठो बनेंगे, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम जिस पर प्लस चार्ज है उसका रिएक्शन होगा Cl से, दोनों की वैलेंसी देखिए 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, और इन दोनों की वैलेंसी 2 है तो फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड से BaSO4। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए आप, यहाँ 2 टाइम्स है तो आप 2 कर लीजिए और ये बैलेंस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम को, और बेरियम किसके जगह पे आ गया, सोडियम की जगह पर। तो आपको यहाँ पर 2 नए कंपाउंड मिल गए हैं, इसीलिए ये रिएक्शन भी आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बस आपको क्या करना है कि उस रिएक्शन को रटना नहीं है, रिएक्शन को समझिए कि उसमें कौन कौन से आयंस हैं और वो किस तरह से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना, कि 2 कंपाउंड दिख रहा है और दोनों से 2 नया कंपाउंड बन रहा है, एक्सचेंज होने से, रेडिकल्स या एलिमेंट के एक्सचेंज होने से अगर 2 नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो काफ़ी आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि हम लोग को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करके देखना भी चाहिए कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले 4 टाइप के जो हमारे
केमिकल चेंज बताया मैंने, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 4 कैटेगरी के रिएक्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमारी एबिलिटी कितनी डेवलप हुई है। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 4 तरह के रिएक्शन जो अभी मैंने बताए, उनमें से हम लोग को ये रिएक्शंस को कैटेगराइज करना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है और रीजन के साथ हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला हमारा देखिए 2HgO गिव्स 2Hg प्लस O2। पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, HgO का नाम क्या होता है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव है, तो यहाँ मरकरी की वैलेंसी 2 पॉजिटिव रही होगी, तभी ये कंपाउंड बना है 2 और 2 कैंसिल होकर के, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये। आप जानते हैं ना, मरकरी जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। तो +1 होता अगर उसका वैलेंसी तो हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड, लेकिन यहाँ +2 है इसीलिए कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। छोटी छोटी चीज़ है, जानते रहना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज होकर के 2 कंपाउंड बना रहा है, तो जाहिर सी बात है किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इट बिलोंग्स टू बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। बहुत क्लियर है, आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो केवल एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए किस कैटेगरी में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए H2O2, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये कंपाउंड आप जानते भी होंगे। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखिए एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। और बेहतर आप बताना चाहें तो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट देखिए AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस HNO3, यानी दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। देखिए ये हाइड्रोजन Ag के जगह पर आ रहा है और Ag हाइड्रोजन के जगह पर जा रहा है। तो जहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है एलिमेंट्स या रेडिकल्स का, वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी किस कैटेगरी में गया, डी। लास्ट वाला देखिए 2Mg प्लस O2, 2 सबस्टेंस हैं कंबाइन करके एक सबस्टेंस बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को आप जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो काफ़ी इजी है ये, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस अगर हम लोग समझ के रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे तो आसानी से हम लोग बता देंगे कि ये किस कैटेगरी के रिएक्शन में होगा, है ना। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस बुक में आपको मिलेंगे, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है कि वो किस कैटेगरी के रिएक्शंस में उसको क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको करिएगा, जिससे कि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे रिएक्शंस के डिफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, खुद पे खुद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है ना। तो करिएगा भी। अब आगे जो हम लोग को जो भी इसमें टॉपिक होगा वो आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ओके।